Hello everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon अमनदीप. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। मैं भी ब्लैंक हूँ एकदम, मैं भी गुड आफ्टरनून ही कर रही हूँ. ठीक है. सर वाला क्लास का टाइमिंग माइंड में रह गया. राइट. मेरा भी स्क्रीन टाइम कुछ दिनों से ज्यादा हो रहा है, ऐसा हेडेक है. हाँ जी. किससे बात करनी है? धनंजय ने क्लास नहीं ज्वाइन करी. ठीक है. अंजलि कहाँ है? अंजलि आप सीवीटी का फॉर्म फिल कर देना, ठीक है. और मेरा और कौन स्टूडेंट है यही ठीक है. सुनीति कैसी तैयारी चल रही है फिजिक्स की? मैम ठीक चल रही है. फिजिक्स में क्या स्कोर आ रहा है? मैम 30 के आसपास आ जाता है. 30 तो बहुत है. ठीक है. बाकी कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना, ठीक है. यस मैम, मैं क्लास के बाद कर दूंगी मैसेज. ठीक है. आकाश नहीं आया. मेरी डायरी वहां है जहाँ पर रखी है, ठीक है. संडे वाला कैसा हुआ? हाँ जी. मैम काइनेमेटिक्स ना पढ़ तो ली, बट उसके क्वेश्चंस नहीं अच्छे से सॉल्व हो रहे. मैम एक सेशन आप वो रख सकते हो? ठीक है, रख लेंगे. थैंक यू. सुहानी सब सही चल रहा है? यस मैम. हर्ष? यस मैम। नैतिक क्या चल रहा है अभी? सब ठीक चल रहा है? यस मैम. फिजिक्स कर रहे हो आप? यस मैम. ढंग से कर रहे हो? क्वेश्चन जो नंबर टॉपिक्स आते हैं क्या कह रहे हो? वो यार ढंग से. कौन कौन से टॉपिक आते हैं लिखो अपने चैट. इस क्लास के बाद लिखना क्या क्या आता है, ठीक है. ओके मैम. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये आपको क्या बोला है कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इंग्लिश लिखी है आपने? अरे अच्छा, सॉरी. कर दी. दिख रही है अब? यस मैम. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है कि अगर वाटर में लिक्विड में इसको इमर्स करते हैं, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, सेपरेशन दी है 1.5 mm, स्लिट सेपरेशन. स्लिट्स को वेवलेंथ दिया हुआ है कि जो वेवलेंथ पास करेगी 690 नैनोमीटर. अब बोला है कि फ्रिंज विड्थ बताओ ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द स्लिट एट इज डिस्टेंस ऑफ 0.72 मीटर्स. ठीक है. तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला लैम्डा एयर डी इनटू बाय डी. लैम्डा डी बाय डी.
अगर इसी फ्रिंज विड्थ को वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो बीटा डैश किसके बराबर हो जाता है? बीटा बाय म्यू के बराबर, यस मैम। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखा है। तो बीटा डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा डी डी बाय म्यू। वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, तो इसको उसमें लिख लेना। देखो बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू लिखोगे 690 नैनो के लिए 10 की पावर 9। डी यानी डी कौन सा डिस्टेंस है? स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस विच इज 0.72 मीटर्स। ठीक है। स्मॉल डी जो है वो स्लिट की सेपरेशन है 1.5 mm को मीटर्स में लिख लेना 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.44। सॉल्व हो जाएगी ये। यस मैम। ठीक है। तो ऑपरेटर्स को अगर वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपकी फ्रिंज विड्थ को चेंज कर देता है या कम कर देगा। कितने से? बीटा बाय म्यू से। 0.2। वेरी गुड। तो ये वाला 4 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबका बनना चाहिए था, तो 4 नंबर तो यहाँ हो गए। ठीक है। तो मैं टिक करूंगी जो क्वेश्चन सबने बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, ये सबसे बना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जो सबसे बनना चाहिए था, यानी 2। सबसे सबसे कम कौन सा है इसमें से? असेंडिंग मतलब सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है भाई? एक्सरे की। एक्सरे के बाद यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा के बाद इंफ्रा, इंफ्रारेड, और सबसे बड़ी है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। तो कर लोगे अरेंज, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। लैम्डा 4, फिर उसके बाद जो है लैम्डा 2। वेरी गुड, सी ऑप्शन। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो मूव कर रहा है कैसी वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। अब रीजन कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ट्रू है मैम। अब मैंने तुम्हें सिखाया था अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएं तो तुम्हारा पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर। यस मैम। सर्कुलर अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं। और क्या सिखाया था कि बेटा अगर आपकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, इन दोनों केसेस में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये बात रीजन सही है? यस मैम। असर्शन भी ट्रू है ना? तो दोनों ट्रू है। तो हाँ मैम, असर्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होगी, एक बार आप समझा दो। स्पीड की बात हो रही है ना। अगर मैं बात करूं स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना। मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही नहीं है कभी भी। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो कभी भी चेंज नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो बात रही डायरेक्शन की, अगर परपेंडिकुलर होता तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता, तो सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता। अगर सर्कुलर मोशन होता तो इसका मतलब बेशक डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी तो है ही, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। एक बार बेटा चेक कर लेना, मैंने आंसर अभी देखी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो कितना आसान सवाल है। फोर्थ बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। ये सवाल होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं सवाल। हाँ बोलो। यस मैम, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड मैम, हाँ तो फिर मैम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा मैम। अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई, ये मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके मैम। मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, देखो वो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज हो रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड अलग है। मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स लगाएगा। सबसे पहले फोर्स तब लगेगा अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। ठीक है, तो यहाँ पर अब फोर्स की डायरेक्शन, जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तब देखोगे कि प्लस ई चार्ज है या माइनस ई चार्ज है। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए देखा जाएगा। अब आप V क्रॉस B करोगे तो ये प्लस चार्ज के लिए है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B का जो भी आंसर है उसका उल्टा कर देना। बात समझ आई ना? ओके मैम। हाँ, वो प्लस से नेगेटिव जाएगा, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पर आपसे कहा है कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है जो रोल कर रहा है। देखो, जब भी रोलिंग शब्द आए ना, तो रोलिंग में मतलब होता है कि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी है। ठीक है, दोनों मोशन हो रहे हैं। अब बोला है कि चलिए आप हमें बताइए कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास की लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सॉरी, ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2 mv स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस और कौन सा आएगा ट्रांसलेशन वाला, जो किसके बराबर होता है? हाफ हाफ mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, 1/2 इनर्शिया किसके बराबर होता है बेटा सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर, राइट, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं? mv v किसके बराबर होता है? आर ओमेगा। ये किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की। ये आर ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? VCOM बाय आर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ V बाय आर का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर एज इट इज। ये कितना आया एक बार सॉल्व करके बताओ बेटा। ये आर सेम ही रखना, ठीक है, ये जो वाला आर है ये वाला आर ही, रेडियस वाला आर यहाँ रहेगा। कितना बनेगा? स्क्वायर v स्क्वायर बाय ये 5 स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 1/5 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, यही बना। यस तो ये मैम। कितना आ गया बेटा? mv स्क्वायर कॉमन ले लो, mv स्क्वायर बाय 10। 10 बचा, तो 5 का 5 1 प्लस 2 5, तो 6/10, तो 6/10 यानी 3/5 mv स्क्वायर, यही आई रोटेशनल वाली। यस मैम। अब बात हुई लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी देखो किसके बराबर होती है भाई? मैम 6/10 कैसे है एक बार आप बता दो। 5 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा? 10। 10, तो 5 2 जा, ओहो ये तो 5 2 जा पे जाएगा ना, यस 7/10 आएगा। 7/10 आएगा। ठीक है, ठीक है, 7/10 आया। अब बात आई लीनियर काइनेटिक एनर्जी की, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इसका हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये रोटेशनल है ना, ये रोलिंग मोशन की थोड़ी है, रोटेशनल की तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है ना सिर्फ। रोटेशन में बेटा सिर्फ हाई, देखो वो रोलिंग होता है, रोलिंग मोशन में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होगा। अगर सिर्फ रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसमें ये ट्रांसलेशन वाली है ना, ये हाफ ओमेगा हाफ mv स्क्वायर, तो ये हाफ mv स्क्वायर रहेगा और इसका 1/5 रहेगा। इनका रेशो कर दो, 1/5 और 1/2 का अलग अलग निकाल लो। ठीक है, तो ये मेरी थी, सपोज करो रोलिंग नहीं है, इसको रोटेशन कर दो एवरीवन, इसको आप रोटेशन कर दो। ठीक है, ये ओनली रोटेशन की है, लीनियर की मेरे पास ओनली हाफ mv स्क्वायर है। अब रोटेशनल में बेटा हाफ mv स्क्वायर मैम नहीं है, रोलिंग की क्या होती है? रोलिंग में दोनों ऐड हो जाएगा, रोटेशनल प्लस लीनियर।
मैम आपने रब करा है। क्या? ओके मैम, वो आपने रब नहीं करा था ना, इसलिए पूछा था। हाँ वो, हाँ कर दिया। ठीक है, रोलिंग मोशन में बेटा दोनों आता है, यहाँ लिखा है ना कि रोलिंग मोशन है तब रोटेशन और ट्रांसलेशन आएगा, इसने रोटेशन और ट्रांसलेशन अलग अलग कर दिया। तो रोटेशनल में सिर्फ क्या बनेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर में सिर्फ क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनका दोनों का रेशो करो। हम 5:2 है। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। हाँ। यस मैम। तो ये बेटा एक बार इसको ना कर लेना, ये ध्यान नहीं दिया हमने। ओके, लीनियर हाफ एम वी स्क्वायर है। हाँ बोलो, मैम इनको अलग अलग इक्वेट करना है। क्या कह रही हो? हेलो, हाँ बोलो। मैम इनको अलग अलग इक्वेट करना है, रोटेशनल और लीनियर वाली को। हाँ इसने रेशो बोल दिया ना बेटा, इसने बोला कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और सिर्फ रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन का फॉर्मूला होता है ओनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का रेशो करना है। अगर बोलता कि रोलिंग मोशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है टोटल, तो रोलिंग में बेटा इन दोनों का सम करते। तो अब रेशो के लिए हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को चेंज कर दिया, ओमेगा चेंज कर दिया, कितना आया 1/5 एम वी स्क्वायर, 1/5 से ये कट गया, एम वी स्क्वायर 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आया 5:2। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक कर लेना आंसर प्लीज। यस मैम। यस यही आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इन्होंने देखो रोटेशनल और लीनियर अलग अलग पूछ लिया। ठीक है, रोटेशनल ओनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, दोबारा लिख देती हूँ, रोटेशनल ओनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, लीनियर तुम्हें सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है, और रोलिंग में ये दोनों ऐड हो जाती हैं, रोलिंग मोशन में दोनों चीजें हो रही होती हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अभी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो अभी मैं देखती हूँ कौन से, अभी तक 3 सवाल सबको करने लायक थे, 3 Yes, क्वेश्चन ma'am. अभी तक सबको करने लायक थे कि 3 Yes, सवाल ma'am. सब कर सकते थे। जो मेरी क्लास में फर्स्ट डे से बच्चा रेगुलर है वो ये 3 सवाल कर सकता है। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका क्रॉस रेडियस ए है, यानी मान लो मेरे पास इस तरीके से एक वायर है, सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है वायर, जिसका मेरे पास रेडियस दिया हुआ है ए। हाँ, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और आई जो है देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, मतलब करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे आई। ठीक है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बताओ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, मतलब सेंटर से बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप बताओ कौन सा होगा, ये सेंटर है मैम ऑप्शन ई। ए, यस मैम। ए ही होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से आप जाओगे सरफेस की तरफ तो क्या होगा, मान लो पहले सिर्फ इतना पोर्शन कर दो, सिर्फ इतना करंट आएगा, जैसे ही फिर पोर्शन बढ़ा यानी रेडियस आपने बढ़ाई तो ज्यादा करंट इनक्लोज हुआ, फिर आपने बड़ा थोड़ा सा सर्कल कट किया यानी एम्पियर लूप तो ज्यादा करंट इनक्लोज होगा, और सरफेस पे आते आते टोटल आई करंट क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। क्या ये तो लगाओगे इसमें एम्पियर्स लॉ, V डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट इनक्लोज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इसीलिए सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाने लग जाओगे करंट तो मैक्सिमम इनक्लोज हो जाएगा, लेकिन रेडियस क्या होने लग जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डीएल लिखते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर, ये रेडियस भी बढ़ने लग गया और करंट हो गया कांस्टेंट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4, अभी तक 16 नंबर भाई सबके बनने चाहिए थे इस पेपर में। आ जाओ आगे, जिन्होंने अपनी क्लास के नोट्स पढ़े हैं। In an insulated container, a gas is adiabatically shrunk to half of its volume. The temperature of the gas decreases. फॉल्स है। देखते हैं इसमें adiabatic की बात हो रही है कि adiabatically shrunk किया गया है, उसकी वॉल्यूम हाफ हो गई।
तो इसका मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात है। टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, टीवी गामा -1, ये कांस्टेंट रहना चाहिए ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, टीवी गामा माइनस शुड बी कांस्टेंट। अब वॉल्यूम चेंज हो गई तो सिंपल सी बात है T1/T2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अब इनवर्स हो जाएगा V2/V1 गामा -1, हाँ या ना। यस मैम। यस। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, हाफ हो गई इनिशियल के, तो V2 क्या हो जाएगा V/2, और इनिशियली मान लो V थी, रेशो गामा -1, V से V कट गया तो देखो T1/T2 आया क्या 1/2 का पावर गामा -1। तो अगर साफ पता चल रहा है T1 जो था 1 की पावर गामा -1 है, तो T2 ट्वाइस हुआ है, T2 डबल हो गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। रीजन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये बात भी ट्रू है, क्योंकि जो क्विक प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो गैस एक्सपेंशन एडियाबैटिक है और ये इरिवर्सिबल भी है, तो बोथ आर ट्रू। ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, ऐड कर लो 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। पहले वाली आपने फॉल्स बताई है। हाँ, यस। आपने बोथ आर ट्रू पे लगाया। ओहो, हम ऑप्शन सी आएगा। तो ए को फॉल्स करो और ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, क्या कहा है कि पहली कॉन्फ़िगरेशन जो है हो उसमें गया। 4 चार्ज ABCD पोजीशंस पे रखे हुए हैं, इनका तुम्हें डिस्टेंस नहीं दे रखा गया, दे रखा है A। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को चार्ज को मिड पॉइंट तक शिफ्ट कर दिया सबको, ठीक है जी। ओहो कितना आसान है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पहले इनिशियल निकालेंगे फाइनल, चलो पहले फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनली देखो जितने भी चार्ज हैं सबका आपस में दूरी बनाना है, ठीक है। ओके, तो नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4। लिखो बेटा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, ठीक है। पहला और दूसरा चार्ज कितनी दूरी पर है, Q1 A/√2 मैम। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q0 का स्केयर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है बेटा, मैम A/√2। हाँ देखो ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि पहले पूरा डिस्टेंस A था, उसके तुमने मिड पॉइंट पे रखा, तो बेटा ये वाला भी हाफ, ये वाला भी A/2, तो ये वाला A/2 ये डिस्टेंस कितनी PGT से भी निकाल सकते हो, कितना बनता है ये A/√2। A/√2। A/√2 देख लेना पक्का। यस मैम। A² 4 + A² 4 2A² 4 A² 2, ठीक है, A/√2 बन जाएगा। A/√2 दूसरा वालों, अब ये कितनी बार है, ऐसा कितनी बार है मैम 4 बार। 4 बार है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ओह नो नो रुको, ओके सही है मैम। ना रुको, Q1 और Q2 हो गए, इनका नामकरण अलग अलग लिखते हैं, Q1 Q2, फिर बनाओ Q2 और Q3 के, तो सेम Q2 Q3 का भी ऐसा हो जाएगा Q2 Q3/A/√2, ये है सेकंड Q2 Q3, फिर उसके बाद Q3 Q4 और Q4 Q1, सही बात है 4 बार हो जाएगा ना, तो 4 बार लिख लेते हैं बेटा, सब 4 बार आएगा ना, ये सबका 4 Yes, पॉइंट है, सारे चार पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला देखो जो ये आमने सामने है, ये वाला, इसका ऐड करोगे क्या, Q0 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस कितना है पूरा A, राइट, ये तो पूरे A डिस्टेंस की दूरी पर है ना। यस मैम। हाँ, तो यहां आप लिखोगे पूरा A, और ऐसा फिर ये वाला भी है डायगनली, तो ये कितने हैं मेरे पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये मेरी आई फाइनली, बोलो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। बस ये करवाए हुए क्वेश्चंस हैं। कृतिका समझ आया है बेटा। यस मैम।
तुम्हें यहाँ सबको समझ में आ जाता है, पेपर के टाइम में सब सब गड़बड़ कर देते हो। तुमने पेपर के टाइम में ये सेकंड वाला मुझे पता है आधे से बच्चों ने नहीं लिखा है। मैम डायगोनल वाला नहीं लिखा था। हाँ मुझे पता है ना, ये डायगोनल वाला क्यों नहीं लिखा भाई? तुम्हें दिख नहीं रहे थे कि सारे कॉम्बिनेशंस बैठाने होते हैं? लिखा था। ये अब्दुल्ला जो बाज की सी नजर रखता है वैसे तो, पर इसको ये पेपर में ये दिखे नहीं ये वाले चार्ज। हाँ मैम यहाँ वहाँ तो जब आसपास सर घूम रहे होते हैं ना तो कुछ ध्यान में नहीं आता। क्या घूम रहा होता है? मैम जब आसपास सर होते हैं ना तो कुछ ध्यान में नहीं आता फिर। क्यों? यहाँ तुम्हें सब ध्यान आ जाता है, यहाँ तो तुम्हें पूरी फिजिक्स आ जाती है। बेटा अगर ऐसे सवाल गलत करके आओगे तो फिर कैसे चलेगा? क्यों नहीं बैठाए कॉम्बिनेशन? ऐसे पेन ऐसे चलाओ ना, सारे सबको मिलाओ कि कौन कौन बच गया। अब ऐसे इनिशियल वाला बताओ कितने हैं, 1 2 3 4। मैम उसमें √2 वाले 2 आएंगे और वैसे 4 आएंगे। इसमें तो देखो बहुत है, एक तो 1 2 3 4 5 और 6, यही है ना? यस तो 6 बनेंगे। 4 तो वैसे हो गए KQ² बाय ए वाले, 4 से मल्टीप्लाई, 2 डायगोनल हो गए, A√2 वाले। A√2 होगा मैम। 2 मल्टीप्लाई कर दो, बस ये करना था। अब माइनस का साइन लगा देना, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी आया था। देख लेना क्या आएगा। बी तो नहीं आना कौन चाहिए सा क्योंकि ऑप्शन है 3 तो इसका? कहीं आ ही नहीं डी रहा। आया था। डी। KQ² बाय ए, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे इसमें क्या हो गया? तो देखो माइनस करोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये तो 2 ही बचेगा। तो बचा मेरे पास, वो भी यू फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो माइनस का बचेगा 2KQ² अपॉन ए। ये A√2 बताया तुमने दूसरा, राइट A√2 है तो ये तो फिर आना ही। वो A/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो वो बचा फाइनली 4√2 KQ² अपॉन ए। ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा माइनस 2KQ² अपॉन A√2। कर लेना भैया, अब देखो अब सॉल्व तो अपने आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है? इन्हें बैठा लेना अपने आप। √2 -2 वाला है। क्या कह रहे हो? मैम √3, मैम 3 √2 -2 वाला ऑप्शन आया था, ऑप्शन डी। 3 बन जाएगा क्या? हाँ जी मैम बन रहा था। ठीक है देख लेना। आगे बढ़ू मैं? तो देखो बेटा ये क्वेश्चन भी डुएबल था बट स्टिल थोड़ा लेंथी था, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे? 5 सवालों पे पहुंचे हैं, तो 5 सबके बनने थे। क्वेश्चन नंबर 8। मैम इसमें डायरेक्शन नहीं निकालनी आई थी, मैग्नीट्यूड तो आ गया था। यस मैम। Magnitude of the magnitude and direction of velocity at t equals to 2 सेकेंड। वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी क्या आ रही है? 10 t i कैप माइनस 5 j कैप। तो क्या करना है, इधर डायरेक्शन बनाओ 10 मैम मेरा 10 सी ऑप्शन आ रहा था। 5 2 10 t माइनस इधर जगह आई तुम्हारी 5। कितने समय पे निकालनी है वेलोसिटी? 2 सेकंड पे पूछ रहा है ना डायरेक्शन, तो ये 20 हो जाएगा ना, 20 मैम आई नेगेटिव में नहीं आएगा वो 5? अरे रुको ना 1 मिनट। 10 की वैल्यू क्या, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 में पूछा है, तो t की वैल्यू क्या लिखोगे? 20 i कैप माइनस 5 j कैप, है ना? ये बनेगा वेलोसिटी का। तो ये 10 वैन पे हटाओ। अब हम इसकी वेक्टर, इसका थोड़ा सा वेक्टरली बना लो इसको। ओके
नेगेटिव वाई एक्सिस में भी है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स। तो देखो 20 आई कैप को इधर बनाओगे, बिल्कुल सही कह रहा था अब्दुल्ला, 20 इधर आएगा, जे कैप नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। 5 ये मेरा एंगल थीटा होगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ग्रेट। तो मान लो मैंने ये ऐसे ड्रॉप कर लिया, एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, 5/20। मैम बट हम परपेंडिकुलर उसे लेके चलेंगे ना 20 को, क्योंकि हमें हर जगह tan इनवर्स 4 गिवन है। क्या गिवन है tan इनवर्स, मैम सारे ऑप्शन में हमें tan इनवर्स 4 tan दिया इनवर्स हुआ है। 4, tan इनवर्स 4, मैम tan 4 इनवर्स। आएगा तो रुक परपेंडिकुलर जा, में रुक लेना जाओ पड़ेगा। 2 मिनट। अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर, मैम वरना 1/4 आएगा। ठीक है, अगर मैंने ये एंगल थीटा बनाया तो ये भी परपेंडिकुलर, इस केस में भी देखूंगी तो भी ये क्या बनेगा, 5/20 ही बनेगा ना, इसमें भी। मैम हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना यहाँ नीचे वाले में, ग्रीन वाले में। तो एक सेकंड रुको, अरे रुक जाओ 2 मिनट। तो एक काम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब थीटा फिर ना ये 90 माइनस थीटा वाला होगा। मैं ये वाला थीटा ना लेके एक बार ये वाला थीटा लेके देखो, क्योंकि इसमें तो देखो क्या आ रहा है, एक बात सुनो बेटा, जनरल फॉर्मूला यही है कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा इफ थीटा इज दिस, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा, 5 आना चाहिए, और ये बेस कितना आना चाहिए, 20 आना 20। चाहिए, राइट। तो यहाँ से आंसर आना चाहिए था 1/4। किस एक्सिस के साथ बन रहा है ये, विद पॉजिटिव एक्सिस, राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, tan थीटा। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ 1/4, 1/4। ठीक है। और ये किसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। यस मैम। ओके, तो अब देखो एक काम करते हैं, फिर ये एंगल 20 हुआ, ये डिस्टेंस 5 हुआ, अब की बार ये वाला एंगल थीटा लेके देख लो, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, करेक्ट। तो अब tan थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आया आपकी बार, 20, और बेस कितना आया बेटा, अब की बार ये वाला बेस बनेगा 5, तो ये आ गया चार्ज। तो थीटा किसके बराबर आया, tan इनवर्स ऑफ 4। किस एक्सिस के साथ बनाया है ये इसने, नेगेटिव वाई है। y के साथ, है ना, नेगेटिव y एक्सिस के साथ बनाया है। तो नेगेटिव y के भी 2 ऑप्शन है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, ए या सी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। सी आ रहा था। ओके, तो ये इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेना है कि आपने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। और बाकी ऐसे भी देख सकते थे कि प्लस एक्सिस के साथ हमने बनाया है तो 1/4 आ रहा है, तो प्लस एक्सिस वाले तो दोनों ऑप्शन ही कट गए, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो दोबारा निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए करा था, ठीक है। क्योंकि प्लस एक्सिस के साथ अपन का ये आया ना 1/4, ठीक है। आ जाओ, हम 9 बता दो एक बार। इसमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसमें टाइम टेकन निकालने के लिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है कुछ g sin थीटा, एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं कराती, फिर लिखवा के कराती हूँ। देखो इसमें हमें कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर of same mass and same radius are rolled on an inclined plane. So time taken to reach the bottom of the solid sphere and the hollow sphere should be t1 and t2 respectively. तो टाइम टेकन सबसे कम किसको लगेगा, जिस इसमें हम निकालते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन जिसकी होगी उसको उतना ही कम समय लगेगा नीचे आने में, ठीक है, तो उसका टाइम कम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ के लिए, कैसे निकालोगे, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। देखो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है,
एंगल थीटा। जैसे देखो मैं कहती हूँ ना मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। कोई मेरा जैसा हो बच्चा, तो एक सॉलिड स्फीयर लिया, कहाँ बैठा है, सबके मास सेम है, रेडियस सबका सेम है, इंक्लाइंड प्लेन पे बैठा दिया इधर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ इसके ये इंक्लाइंड रोलिंग मोशन करता हुआ आएगा, ये मान लो यहाँ से कितनी हाइट ऊपर है भाई, h हाइट ऊपर है, तो तुम्हें क्या करना है, इस a पॉइंट और इस b पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करनी है। चलिए मुझे a पॉइंट पे बताइए सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी a पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसके बराबर, mg mg MGH मान लेते हैं, सेम मास है, m मास है। b पॉइंट पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, रोल करता हुआ आ रहा है, दोनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ काइनेटिक रोलिंग मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ यहाँ से निकाल लेना, वेलोसिटी v निकाल लेना यहाँ से, और v इक्वल टू u प्लस at से तुम्हारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी है, या ग्रेविटी है ना, कि किसके बराबर होता है। चलो तो यहाँ से पहले v निकालो, कितना है, mgh इक्वल्स टू हाफ, आई को कितना लिखोगे सॉलिड की स्फीयर की केस में, चलो आई को ना आई mr स्क्वायर, आई को आई की टर्म में रहने दे क्या, क्योंकि लास्ट में फिर एक जनरल आंसर आ जाएगा, राइट। आई को आई ही देते हैं, फिर जब तक हमारा सवाल ही नहीं बनेगा लिखना पड़ेगा। 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो ये मेरा 2 से 2 कट गया, mgh 7/10 आया था ना, स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा ना, हाँ mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा ना, हाँ ओमेगा की वैल्यू, राइट, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, करेक्ट। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा भी तो अच्छा, अरे क्या करवा रहे हो यार, मैम मैं v स्क्वायर आपने लिख दिया, उसके नीचे बस आपने r स्क्वायर नहीं लिखा। क्यों लिखूंगी, इनर्शिया की वैल्यू लिखी है ना, 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा की ये है v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मैम वही r स्क्वायर नहीं लिखा था आपने। अच्छा ठीक है ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, इसको सॉल्व करके अभी शायद 7/10 निकाला था, mv स्क्वायर, m से m कट जाएगा, यहां से वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, v स्क्वायर इक्वल्स टू 10/7 gh, ठीक है। हाइट दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए ग्रेविटी सेम है, दूसरे वाले के लिए देख लेना कितनी है, तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा वो पहले पहुंच जाएगा, बात समझ में आई। दूसरे वाले के लिए 2/3 लिखोगे, सेकंड यानी होलोस्फेयर, होलोस्फेयर का कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर इनर्शिया, तो बेटा सेकंड वाले केस में आप सेम लगाओगे, mgh इक्वल्स टू ये देखो 1/3 बन जाएगा, सब कुछ काट पीट के, प्लस सॉरी 1/3 mv स्क्वायर, करेक्ट, ये प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये कितना बनेगा, mv स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 5/6, किसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, m से m कट गया, हाइट दोनों के लिए सेम है, तो वेलोसिटी कितना आया बेटा, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी 6/5 gh, देखो ये 6/5 है और वो 10/7 है, तो 10/7 इज 0.7 कितना, देख लो भाई करके किसकी ज्यादा, कैलकुलेट कर लेते हैं। मैम v स्क्वायर की बात क्यों करें, हाँ सेम है ना, मैम 0.7 आएगा वो। हाँ वो तो 0.7 आए, क्या आएगा 0.7, सेकंड वाला, नो मैम वो 7/10 जो आप कह रहे थे। 10/7 0.7 थोड़ा ना, 0.7 नहीं आएगा भाई, 1 पॉइंट आएगा, 1.4, 10/7 निकालना है। हाँ 1.4, और सेकंड कितना है 1.2, तो यानी 1.2 सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी आएगा, तो टाइम सबसे, होलोस्फीयर विल टेक मोर टाइम, तो T2 ग्रेटर होना चाहिए T1 के, ठीक है। यस मैम। आंसर देखो जरा क्या आ रहा है इसका, पहले मैम जो लेफ्ट साइड में कर रखा है वो कौन से वाले केस के लिए निकाला है,
सॉलिड के लिए क्या होता है 2/5 mr², और होलोस्फीयर के लिए कितना होता है 2/3 mr² इनर्शिया। यस मैम। बाकी सब चीज सेम है। टाइम देखो सही लिखा है क्या, T1 T2 का ज्यादा आएगा आंसर, देखो एक बार सही आ रहा है। यस मैम। और बाकी इसमें एक्सीलरेशन का भी एक मैं बता देती हूँ जनरल फॉर्मूला, वो याद रख लो क्या है। देखो एक जनरल फॉर्मूला है, हर बार तुम ये सॉल्व थोड़ी ना करोगे, है ना, तुम्हारे पास मेरे जितना समय थोड़ी है, तो तुम्हें ये सब नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है और सब फॉर्मूले लिखेंगे क्या होना चाहिए। और एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g sin थीटा 1 प्लस इनर्शिया अपॉन mr²। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, जिसकी एक्सीलरेशन ज्यादा उसको समय कम लगेगा। गॉट इट। आई क्या है इनर्शिया, सॉल्व कर लेना। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये लिख लो। तो रोलिंग, अगर किसी को ऐसा करना है कि रोटेशनल करना है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो सिर्फ रोलिंग मोशन कर लेना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां से ही सवाल आते हैं। मैम I/mr² जरूरी है? हाँ मैम mr² कैंसिल नहीं होगा? तो तभी तो होगा ना mr², तभी इसलिए तो लिखा है। अगर सिर्फ इनर्शिया लिखवा दो हाफ mr² मान लो उसका है, तो उस mr² को कहां से ओके मैम। कैंसिल करोगे। 11th बोलो। 11th बोलिए जी बच्चों, कर लिया होगा आई थिंक, नहीं कर पाए। मेरे फोन में ये गैप आ जाता है। कल ही टेम्पर चढ़वाया है इसमें, वैक्यूम सा बन रहा है इसमें अंदर। हाँ जी, क्या कह रहा है कि हमारे पास n स्पेस चार्जेस हैं, जिसपे हर एक चार्ज की वैल्यू q है, सर्कल दे रखा है रेडियस का r। सर्कल रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बिग एम्पियर लूप इनक्लोजेस द होल सर्कल, स्मॉलर लूप इनक्लोजेस अ स्मॉल सेगमेंट। तो दो लूप हैं, लूप ए और लूप बी। तो कह रहा है दोनों के करंट में डिफरेंस बताइए। तो साफ पता चल रहा है जहां भी इस तरीके का लूप वाला सिस्टम आ जाए, तो यहाँ पर क्या, और पूछा भी क्या है सर्कुलर सर्कल एम्पियर लूप, तो एम्पियर लूप से सिर्फ साफ पता चल गया होगा। यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर लॉ का, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो बस तुम्हें ये देखना है कि जो ये एम्पियर की लूप है, इसने करंट कितना इनक्लोज कर रखा है। पहली लूप देखो, पहली लूप में बेटा सिंपल सी बात है, अगर करंट है इस सर्कल में, अपनी मर्जी से किसी डायरेक्शन में तुम करंट ले लो, ये लो, ये करंट है। अब जो बी लूप है बेटा, यहाँ पे इस लूप से करंट एंटर हुआ और नीचे वाली लूप से करंट निकल गया। अब आई इनक्लोज तो हम विद डायरेक्शन लगाते हैं, करंट का साइन, करेक्ट, करंट का साइन हम एक डायरेक्शन के साथ लगाते हैं कि मान लो जो ये एम्पियर लूप है, मैंने इस एम्पियर लूप की डायरेक्शन ये बना दी, यही सपोज करो करंट है। बी पॉइंट में करंट जितना एंटर किया उतना करंट बाहर निकल गया, तो करंट इनक्लोज बी लूप में कितना हुआ, बी लूप के लिए हो गया 0। देखो डायरेक्शन अपोजिट है ना भाई बी वाले में। अब ए Yes, वाले ma'am. की बात करो, ए में एक ही तरफ जा रहा है करंट, तो यानी अब हम निकालेंगे B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब आप अच्छा हमें करंट ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, तो I इनक्लोज्ड कितना हुआ ये देखेंगे। बताओ भाई बी ने कितना I इनक्लोज कर रखा है, I का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को चार्ज ही रहने दीजिए, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम लिखेंगे डिस्टेंस विच इज योर 2πr, राइट। ऊपर जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा में है, तो v को आप क्या लिखेंगे r ओमेगा, लिख दिया सभी ने r ओमेगा। r से r चला गया तो I किसके बराबर आया, q ओमेगा अपॉन
2 पाई। अब मेरे पास एक चार्ज नहीं है, मेरे पास कितने चार्ज हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका। देखो एक बार आंसर मैच करना इसका, क्या दे रखा है। मैं ही खोल लेती हूँ आंसर की। आंसर की नहीं शेयर करी क्या तुमने? की हुई है। तो आंसर की देख यस खोलो मैम, फट। सही है। हाँ तो 11th का सी ही है ना। समझ आया कितना आसान था? बस आपको करंट निकालना था। करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा की फॉर्म में क्या लिखोगे? आर ओमेगा, आर से आर कट गया, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। अब तुम्हें पता है एक चार्ज नहीं है, एन चार्जेस हैं। स्टार्टिंग लाइन में देखो एन चार्जेस हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो जेई बेटा बेसिक उठाएगा, वो इतना हैवी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसी बना देगा बच्चा समझ नहीं पाएगा कि करें क्या। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है तुम्हें कि अच्छा करंट पूछा है, करंट में एम्पियर लॉ का फॉर्मूला ये है, फिर करंट कैसे निकालूंगा, वो दिया हुआ है चार्ज, चार्ज के टर्म्स में क्यू बाय टी लिखते हैं, अब टाइम पीरियड कैसे डिनोट करूं। तो बेसिक से फर्स्ट स्टेप अगर तुमने लिख दिया ना तो बहुत इजीली हो जाएगा आंसर। बार बार बताओ। मैम 10th कैसे करेंगे? 10th अभी रहने दो, 12th बताओ। हो गया था मैम। इन फोटो इलेक्ट तुम्हें वो करना है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है पहले वो तो करके आओ पेपर में। जो पढ़ाया है वो तो गलत करके आ रहे हो, जो नहीं पढ़ाया वो समझना है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस कर्व इज प्लॉटेड एंड दिस। तो यानी मेरे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कर्व है। अब ये कह रहा है ये स्लोप लीनियर आता है, सही बात है, लीनियर ही आएगा। यस यस मैम। स्लोप क्या देता है? फाई नॉट बाय एच। नो मैम, सिर्फ एच। नो। इक्वेशन लिख के देख लो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिखते हैं, तो ई को डिवाइड करोगे न्यू एच अपॉन ई माइनस फाई बाय ई। तो जो स्लोप है भाई, स्लोप तो एच बाय ई। नोट वर्सेस वी में प्लॉट किया है ना उन्होंने, तो हम मैम चेंज नहीं करेंगे एच न्यू को। किसमें किया है? वी नॉट वर्सेस वी में फ्रीक्वेंसी में किया है ना मैम, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज कहाँ करी है फिर? एच बाई ई आएगा स्लोप। स्लोप ये है ना, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स Yes, ma'am. प्लस सी। y में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, x पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप क्या बना? h बाई ई। ये जो स्लोप होगा ये कितना बनेगा? h अपॉन ई बनेगा। तो स्लोप यहाँ पर फाई अपॉन एच दे रखा है, सही है कि गलत है? ये रॉन्ग। फॉल्स। क्या होना चाहिए? स्लोप h अपॉन ही होना चाहिए। सी h कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ v नॉट वर्सेस v लाइन। तो h कांस्टेंट जो है ये स्लोप है v नॉट वर्सेस v का। देखो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, h आ तो रहा है बट e के साथ आ रहा है, तो देखते हैं कि इसका क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h। Value of electric charge is not required to determine H using the V naught versus V curve. फॉल्स है मैम। The work function can be estimated without knowing the value of H. E तो ठीक है, वर्क फंक्शन किसके बराबर है? फाई बाय ई के बराबर। तो हमें H की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई ट्रू। अब देखते हैं डी का क्या करना है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is not required, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है टू डिटरमाइन H। मैम ये ऑप्शनल एलिमिनेशन से हो गया था।
अगर हमारा ए और ई सही है मैम तो ऑप्शन से आराम से हो रहा था। हाँ ई तो ठीक है ना, और सी भी ठीक है। एच को जो है हमने किसके लिए रखा है, एच बाय ई स्लोप होता है, तो एच जो है रिलेटेड है ना, तो सी ठीक है, सी भी ठीक है, ठीक है, ट्रू है सी भी। अब बचा डी वाला, डी का क्या करना है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच, इसमें तो कुछ कर ही नहीं रखा, इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच, क्लियर ही नहीं है इक्वेशन की, कहना क्या चाह रहा है ये भाई। एच निकाल, एच तो कांस्टेंट है ना, एच के लिए ई की वैल्यू क्यों रिक्वायर्ड होगी, एच के लिए ई की वैल्यू नहीं है रिक्वायर्ड, तो बस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉल्स है तो बी ये घट गया, और सी ए सी ई ठीक है हमारा ऑप्शन सी। और ई भी ठीक है, तो यानी ए सी ई ठीक है, डी गलत है भाई। एच तो कांस्टेंट है, तो एच को डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। 13th हो गया था। यस मैम। यस देखो सवाल करते वक्त थोड़ा दिमाग भी लगाना है, जैसे अब यहाँ पर डी पर अटक गए तो मोर अप्रोप्रिएटली तो ए सी ही लग रहा है ना, तो ऐसे सवाल छोड़ के नहीं आने हैं यहाँ पर, ये इन सवालों में थोड़ा दिमाग लगाना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि क्या करें फाइनली, ठीक है। 13th हो गया होगा सबका, पाई R1 R2, ये देखो क्या है, फॉर द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस दी हुई है ABCA, यानी बस इतना ही प्रोसेस है। पलक तुमने पूरा ABCD लगा दिया होगा बेटा, ये सिर्फ ABCA प्रोसेस है, तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया मैंने तो नहीं पता लगा था, बस हाफ ही किया था। करा था हाफ, पाई R स्क्वायर पूरे का होता है तो आधे का आधा हो जाएगा 1/2, तो 1/2 पाई R1 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 200 400 200 में से 400 घटाओगे तो 200 आया, 200 का आधा करेंगे तो 100 सीसी 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई प्रेशर भी 100, पावर कितना लगेगा के है यानी किलो, तो 10 की पावर 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ये पाई/2 हुआ, और ये कितना बना बेटा 3 4 5 6 7, और ये -6, तो सिर्फ 10 बचा, तो ये कितना आया 5 पाई, तो ऑप्शन बी ट्रू है, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई भाई इसमें पलक, आपने क्या गड़बड़ कर दिया, उस टाइम नहीं हुआ था, अभी हो जाएगा अगली बार कराएगा। सेम ही थोड़ी आएगा अगली बार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझना है सेम ना। नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। 14th रहने दो, कराऊं 14th, पहले और इजी देख लेते, समय बचेगा तो करा दूंगी। 15वां बोलो, हो गया था मैम। हो गया था। कई बच्चे 15वां भी गलत करके आए हैं, ठीक है, देख लो यहाँ पे, मैंने देखा था 15th भी गलत कर रखा है, पता नहीं क्या। पहला कौन सा गेट है नवजोत, पहला गेट कौन सा है, और सेकंड और का गेट है, और गेट, और गेट में हम क्या करते हैं, डिवाइड, मैम सेकंड और है, नॉर नहीं है मैम। बाद में है ना, नॉट, नॉट तो बाद में है ना, तो पहले तो और वाला ऑपरेशन करोगे ना, एक स्टेप आगे चलो पूरा तुम कहेंगे हाँ चलो, पहले अभी मैंने जो कहा है पहले वो बताओ। पहला गेट और गेट है वो क्या ऑपरेशन करता है, एडिशन का, मैम, एडिशन करते हैं। सेकंड वाला भी एडिशन करेगा, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद जो ये नॉट, ये जो ऐसा लगा हुआ है, ये हमारा इस आउट, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसका उल्टा कर देता है, जिसे हम बोलते हैं नॉट गेट, ठीक है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। एक्स और वाई कोई भी एक चीज रख के देख लो, अच्छा ये सारे चेक करने, पहले ये बना लो कि ये गॉट कौन सा गेट बन रहा है, ठीक है। यहां से इनपुट आया, एक्स और वाई ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, करेक्ट, हेलो। Yes, ma'am. अब दोनों का एक्स प्लस वाई इधर गया, इसने दोनों को ऐड कर दिया होगा, एक्स प्लस वाई को फिर से 2 बार ऐड करेगा, ये तो नॉर गेट ही है, ये बना ही नॉर गेट है। एक्स प्लस वाई यहां से दिया, एक बार एक्स प्लस वाई इधर दिया,
मैम सीधा ऐसे मैम करके सीधे वैल्यू से लेकर हो जा रहा है। देखो, दोनों का x प्लस वाई ऐड कर दिया, उसका भी नॉट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, x प्लस वाई का बार डॉट, भाई यही तो होता है, a बार यस b, मैम। a प्लस b का बार a बार b बार, तो x प्लस वाई का बार यही मिलेगा। यस मैम। अब वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 पे ये भी 0 बनेगा और उसका 1 हो जाएगा। ये x प्लस वाई क्या मिलेगा, 0, और 0 का ये क्या बन जाएगा, 1। तो आंसर क्या आया, 1 आया। 0 प्लस 0 0 0 का उल्टा 1 1 डॉट, ठीक है 1 आएगा, तो ये गलत हो गया a, तो a अगर गलत है तो आंसर क्या हो गया, c होगा फिर आंसर। यस मैम। यस मैम। खत्म, खत्म सवाल। तो ये तुम्हारा पता भी चल रहा है, ये कौन सा गेट है, ये मुझे बताना कौन सा गेट है ये नॉर गेट नहीं है, नॉर। नॉर। नॉर है ना। देखो बी, देखो क्या दिख रहा है, 0 प्लस 1, अगर 0 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 मैम 1। मैम एक पूरा सेकंड, आउटपुट 0 मिलेगा। देखो 0 प्लस 1, इसने बोला है कि आउटपुट 0 आना चाहिए, आउटपुट 0 आएगा। देखो अगर x 0 लिया, y 1 लिया, तो 0 प्लस 1 क्या आया, 1 0 आया। अरे 0 प्लस 1 क्या आएगा, मैम अभी तो 1 आएगा। हाँ 0 प्लस 1 1 आया। नॉर गेट की बात कर रही हूँ, नॉर गेट बना है ये, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है, तो ये आंसर ठीक आया। 1 और 0 करो, 1 प्लस 0 1 मिलेगा, इसका उल्टा कर दो, क्या आया 0, तो ये नॉर गेट है ना, दिस इज नॉर गेट। तो ये नॉर गेट का साइन है, और मैंने तुम्हें सिखाया भी हुआ है कि नॉर गेट कैसे बनता है। 2 और गेट बना के नॉर बन सकता है, 2 एंड गेट लगा के नेंड गेट बन सकता है, ये सिखाए हुए हैं मैंने तुम्हें, खोल के देखना। देखो मैं आज तुम्हारी क्लास में पढ़ाने वाली थी, करा नहीं पाई, कहीं तो था, देखो ये रहा, सुबह वाली क्लास में कराना था ना आज। नैंड टू एंड है, नॉर आएगा इसके बाद। देखो ये रहा, यही है ना नॉर टू और, यस। ये ये तो 2 नॉर गेट लगे हुए हैं, तो 2 नॉर गेट करके और गेट बना रहे हैं, तो एक और एक नॉर क्या बना देगा, वो भी नॉर गेट रहेगा। तो ये इसी थोड़ा सा यहीं से ध्यान लग जाता है कि कौन सा गेट बनने वाला है। ये 2 नॉर हैं, तो 2 नॉर ऐड होंगे तो सिंपल सी बात है, 2 नॉट 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 हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, और गेट। और अब तुम्हारा जो सवाल आया है, इस सवाल में मेरे पास एक और है और दूसरा नॉर है, तो और प्लस नॉर क्या बनाएगा, नॉर गेट। नॉर। तो यहाँ पर समय बचता है बच्चों का, जिन्हें पहले पता होता है वो समय बचा लेते हैं, वरना तो फिर जैसा अब मैंने किया है वैसे करोगे फिर बैठ के, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, मैंने तुम्हें इसलिए सॉल्व करवाया है कि पता रहे। बाकी मोर आइडियलिस्टिक क्वेश्चन जो बच्चे जेई के स्टूडेंट्स होते हैं जो सॉल्व करते हैं, उन्हें पता रहता है ऑलरेडी कि ये कौन सा गेट है, फटाफट आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर हम ऐसे करेंगे, और जिसको ये भी नहीं बनाना है, जिसने अगर ये भी नहीं बनाया, फिर वो एक बार 0 रखेगा, एक बार 1 रखेगा, वो सारे चेक करेगा, ठीक है, फिर ये करना पड़ेगा। ये तो कर लिया होगा, किसके बराबर होगा, ये यस ऑप्शन मैम। नंबर ऑप्शन डी। डी। 18th भी किया होगा भाई, बहुत बार कराया है मैंने ये क्वेश्चन। यस 18 मैम। कर लोगे अपने आप। यस मैम हो गया। यस मैम हो गया था। कृतिका ये बना था क्वेश्चन, पलक और कृतिका। नो मैम। धनंजय कितने मार्क्स आए आपकी बार फिजिक्स में, 40-50 तो पहुंच गए। हाँ 7-8 क्वेश्चन ठीक हो गए थे बस, मैम, बाकी 10-11 करे थे मैंने। क्यों भाई तुमने क्यों नहीं करे, ये डायोड वाला क्वेश्चन हुआ, हाँ अभी तक हमने यहाँ तक कितने क्वेश्चन, तो ये सारे ही करने लायक थे भाई, ये 8वां क्यों नहीं किया तुमने, करा 7वां था मैम 8वां।
बस मैम वो डायरेक्शन का हो गया, क्यों? मैग्नीट्यूड ठीक निकाला था 5√17। ये ग्राफ नहीं देना आते ऐसे? बारहवां क्यों नहीं करा, 13वां क्यों नहीं करा, 15th क्यों नहीं करा, मैम करा है, क्यों नहीं करा? 17th, मैम करा है, 18th? 18 भी करा है। तो फिर तो ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए ना। मैम बोलता रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, तो 7-8 में तो आते हैं ये सब। 10-12 में चलेगा ये तो। चलो फटाफट करो। वेव ऑप्टिक्स क्या है? हाँ, ये कैसे करोगे बेटा? देखो, दो स्फेयर हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों के पास इतना चार्ज है, फिर इनको हम रिमूव कर देते हैं, यानी दूर ले जाते हैं। देखो इस अच्छा दूसरा वाला अनचार्ज है भाई, दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है, एक के पास चार्ज है, दोनों को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज आ जाएगा। एक स्फेयर के पास 2 × 10⁻⁸, दूसरे के पास 2 × 10⁻⁸। चार्ज जो होगा यहाँ पर बराबर बराबर बटेगा। हर्ष माधव, हर्ष माधव गया ये क्लास से? हर्ष कर लिया था मैम ये क्वेश्चन। हाँ, दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे बेटा? आधे आधे बटेंगे ना, Q1 और Q2 आधे आधे बट गए। तो अब जो नया F डैश होगा वो कितना लिखोगे? K Q1 Q2 बाय आर R स्क्वायर। स्केयर, such that the force of repulsion between them is then the distance between them is। तो R निकालना पड़ेगा, कितना है? फोर्स दे रखा है, चार्ज निकाल लिया। F डैश कितना दे रखा है? 9 की पावर 10 × 3। Q1 Q2 है, R निकाल लोगे? Q1 Q2 निकाल दिया, R निकालना है, निकाल लेंगे। यस मैम, हो गया था। Yes, ma'am. जिसको चार्ज नहीं निकालना आता भाई, Q1 डैश किसके बराबर होता है? R/R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। Q2 डैश हो जाएगा R2/R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। बहुत बार करा चुकी हूँ मैं, जिसको नहीं आता वो पर्सनली पूछ ले। मैम आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट हम हाफ हाफ काट सकते हैं ना? एक के पास चार्ज ही नहीं है ना, तो मैम बाद में जब कांटेक्ट में लाके सेपरेट होगा तो मैम इक्वली आधा तो आधा बट जाएगा। हाँ, फिर आधा आधा बट जाएगा, इसीलिए आधा आधा कर दिया सीधा। ठीक है, 20 बोलो। हो गया था 20 मैम। का आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, 20 का आंसर सी दिया हुआ है ना, गलत है ये आंसर, इसका आंसर बी होगा। ठीक है जी, मैम मैंने बी लगाया था बट मेरा तो सही था। ठीक था उसमें? हाँ जी मैम। अच्छा, तो फिर आंसर की में ही दिक्कत होगी। ठीक है, आंसर सी की में सी दिया हुआ है, तो दैट ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे? देखो P1 और P2, ये टोटल इंटेंसिटी आई आ रही है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो ये P1 है और ये P2 है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, टोटल इंटेंसिटी I0 पड़ी हुई है, तो सिंपल सी बात है, P1 से कितनी इंटेंसिटी पास करेगी बाहर? मैं दोनों अलग अलग बनाती हूँ, P2 है और ये P1 है, P2 पे I0 इंटेंसिटी इंसिडेंट कर रही है, सिमिलरली P2 पर भी I0 इंटेंसिटी इंसिडेंट कर रही है। P1 और P2 एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो P1 से बाहर कितनी लाइट जाने वाली है? I0/2। I0/2। यहां से भी कितनी जाएगी? I0/2। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास हो जाएगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पास हो जाएगा, तो दोनों से इंटेंसिटी कितनी जा रही है? I0/2 I0/2। फिर यहाँ पर बैठा हुआ है तीसरा, तीसरे पर कितनी इंटेंसिटी आई? यहाँ पर इंसिडेंट हुई I0/2, इधर इंसिडेंट हुई I0/2। ये वाला पहले वाले के कितनी आई एम सॉरी, पहले वाले से कितने एंगल पर है? 45 डिग्री। अरे 45 डिग्री पर है। यस मैम 45। Unpolarized of wavelength intensity, the intensity at point after P3 where the part difference between the light। अच्छा, यहाँ से S1 से जो लाइट है और ये जो S2 की लाइट है, ये आपस में जब इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पर λ/3 का पाथ डिफरेंस है, राइट?
और ओके ओके, क्या मुझे इस 45 डिग्री का कुछ फायदा है? 45 डिग्री का नहीं फायदा है, क्योंकि ये लाइट नॉर्मली आएंगी तो ये सिर्फ उसी को पास करेगी जो ओके। यहां से कितनी लाइट पास होगी मुझे ये बताओ, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है ना, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर इंसिडेंट कितनी हुई आई नॉट बाई 2, तो यहाँ पर आप लिखोगे आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना आया बेटा आई नॉट बाय 4। तो सिमिलरली यहां से भी कितनी लाइट जाएगी बाहर, आई नॉट बाय 4, दोनों में आई नॉट बाय 4 आई नॉट बाय 4 लाइट बाहर गई। अब देखो ये जो दोनों इंटेंसिटीज हैं, ये दोनों इंटेंसिटी आपस में कितने का पाथ डिफरेंस बना रही हैं, λ/3 का। अगर ये दोनों इंटेंसिटी आपस में λ/3 का पाथ डिफरेंस बना रही है, तो फेज डिफरेंस कितने का बनाएंगी, डेल्टा फाई किसके बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो पाथ डिफरेंस देखो दिया हुआ है λ/3, तो फेज डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच में 2π/3 120 डिग्री। अब हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा, है ये फॉर्मूला। अच्छा एक सेकेंड वेट, शायद I1 में स्क्वायर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार फॉर्मूला देखना भाई। शायद यही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, कि स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर मैं रिजल्टेंट भी निकालूं तो रिजल्टेंट में तो स्क्वायर आएगा ही, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है। I1 का स्क्वायर कितना था I नॉट बाय 4 का होल स्क्वायर, सेकंड का भी यही था I नॉट बाय 4 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा -1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस I नॉट बाय 4 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो आंसर क्या बचेगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस ये करना था तुम्हें यहां से, कि यहां से वेव पास होगी I नॉट बाय 4 इंटेंसिटी की, यहां से भी I नॉट बाय 4 की पास होगी, ये दोनों किस फेज डिफरेंस में मिलेंगे वो हमें अब निकालना था आई रिजल्टेंट से, ठीक है, ये करना था। किसको समझ नहीं आया वो पूछो दोबारा, जिसे नहीं आया प्लीज पूछ लीजिए दोबारा, मैं बता दूंगी। क्या किया है मैंने, मेलिस लॉ लगाया है, जिसमें मेरा फॉर्मूला होता है कि जो लाइट इंसिडेंट करी है उसके बाद कितनी मिलेगी, तो आफ्टर जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी मिलती है उसका फॉर्मूला होता है आई कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें आई कौन सी है, आई इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी है, कि इंसिडेंट कितनी हुई, ठीक है। तो पहले आई नॉट इंसिडेंट हुई थी, थर्ड वाले में आई नॉट बाय 2 इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ आई नॉट बाय 2 लिखा है। बोलो भाई। यस मैम। और ये भी पता है कि अगर मेरे पास नॉन पोलराइज लाइट आ रही है और वो पहली बार किसी पोलराइजर से टकराएगी, तो वहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 ही मिलेगी उसके बाद। क्लियर हुआ, ये बहुत बार करा चुकी हूँ। मैम सेकंड वाला पोलराइजर है, ब्लू वाला। यस पोलराइजर है मैम वहां से फिर आई नॉट बाय 4 नहीं आएगी डायरेक्ट? कहाँ से मैम सेकंड वाले पोलराइजर से के बाद ये, यहाँ से भी तो आई नॉट बाई 2 आई है ना, यस मैम, ऊपर वाले में से भी आई नॉट बाई 2 आई है। यस मैम। हाँ तो दोनों से आई नॉट बाई 2 एंटर करी है ना इस पे, एंड मैम फिर दोनों से बाहर जो निकलेगी वो आई नॉट बाय 4 होगी। हाँ मैम आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा क्या है फिर? हाँ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लगाओ, इंसिडेंट आई नॉट बाई 2 है, एंगल कितना है दोनों के बीच में 45 डिग्री का, तो आई नॉट बाय 4 निकलेगी बाहर, ठीक है। देख लो अभी भी और अच्छे से, बाहर आई नॉट बाय 4 ही जाएगी ना,
और नीचे वाले से भी I04 जाएगी, लेकिन अब रिजल्टेंट क्या आएगा वो फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस है, दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है जी। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 22 वाला। नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हुए हैं ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स और पावर के बीच में रिलेशन है कि नंबर ऑफ फोटोन्स किसके बराबर होता है भाई? पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यस मैम। कृतिका और पलक, तुम्हें ये क्वेश्चन करना था भाई, ये मैंने अभी कराया है क्लास में। यस मैम। करा कि नहीं करा? नहीं करा ना। पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब तुम्हें क्या बोला है कि निकालना क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं S2 सोर्स से। तो दो सोर्स हैं S1, तो S1 सोर्स में मुझे क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लाइट सोर्स S1 टू द S2 is 2। ओके, पावर का रेशियो दिया हुआ है, तो P1 P2 निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N/H2। पावर को इधर रहने दो। नंबर ऑफ फोटोन P1 इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ फोटोन 1, है ना? तो एनर्जी ऑफ फोटोन 1 अपॉन P2 इक्वल्स टू सेकेंड सोर्स का नंबर ऑफ फोटोन्स N2, सेकेंड सोर्स के फोटोन की एनर्जी E2। P1 बाय P2 का रेशियो 2 दे रखा है। पहले सोर्स में नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं? 2 इंटू 10 की पावर 15। देखो ये दे रखा। वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 600 नैनोमीटर। तो इसका मतलब एनर्जी एक फोटोन की कितनी हो जाएगी? Hc अपॉन λ1। λ1 है 600 नैनोमीटर अपॉन N2 दिन निकालना है। N2 अपन निकालेंगे, E2 क्या हो जाएगा? E2 का फॉर्मूला Hc अपॉन लैम्डा, ऊपर चला जाएगा 300 नैनोमीटर। देखो Hc से Hc कट गया, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, ये 300 से ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आया? 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 15 अपॉन N2। तो N2 कितना आ गया? 1/2 10 की पावर 15। 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 10 की पावर 15 और 5 इंटू 10 की पावर 14। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 5। ये क्वेश्चन तो करने लायक था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्योर। ये याद होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला। इंटेंसिटी के टर्म्स में भी नंबर ऑफ फोटोन निकालने आने चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब पावर क्या बन जाएगी इसमें से? एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो गई, तो इंटेंसिटी क्या हो गया? पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर को तुम अभी लिख सकते हो जो तुमने लिखा। क्या लिखा? पावर नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय h न्यू अपॉन एरिया। तो ये आ गया ना इंटेंसिटी की टर्म्स में नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने करना था क्वेश्चन नंबर 25। किया? यस मैम, कर लिया था। सिर्फ ग्रेविटी वाला फॉर्मूला? वेरी गुड। 24 वाला बल्क मॉडुलस, ये फॉर्मूला आता है dp अपॉन dv अपॉन v, यही होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। यही तो निकालना था। वॉल्यूम का चेंज दे रखा है 2%, बल्क मॉडुलस दे रखा है, डीपी पूछा था। बल्क मॉडुलस देखो कितना दे रखा है? 2.15 10 की पावर 9। डीपी निकालना है। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज कितना दे रखा है? 2%। तो 2% को 2/100 कर लेना। इसको डीपी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा। ये लो, तो क्या हुआ? 2 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, ये लो भेज दिया। 2.15 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये पावर अपॉन में चली जाएगी, तो 10 की पावर 100 कितना बचा? 9 में से 2 गया 7। 2.15 इंटू 2, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 4.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो 43 इंटू 10 की पावर 5। तो देखो 43 आएगा क्या आंसर? मैम 10 की पावर 5 कहाँ गया फिर? हाँ, 10 की पावर 5 दिया तो है, देखो। अच्छा, p इंटू ओके। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला बेस। तो ये तुम्हारे 24, 25 और 23, नहीं नॉट 23, 24 और 25 दोनों डुएबल क्वेश्चंस थे, इवन 22 भी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो करने लायक नहीं था। इवन 21 में भी फॉर्मूला ही लगना है।
कैसा, कौन सा फॉर्मूला? 21 वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करके भेजेंगे मुझे, ठीक है? कर लिया था मैम। हाँ, जिसने कर लिया, जिसने नहीं करा वो अभी इस क्वेश्चन को करेगा। बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है जी। एवरीवन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। इस पेपर में से कम 18 सवाल करने लायक थे, 18, ठीक है? 18 भी तो नहीं, चलो और कम ले लो, 15 सवाल लगाने चाहिए थे एवरीवन। अब्दुल्ला कितने लगाए हैं? मैम मैंने 14 क्वेश्चन लगाए थे, अब उसमें से कुछ गलत हुए होंगे। ठीक है। अमनदीप आपने? मैम मैंने 10 लगाए थे, उसमें से 9 सही हो गए। ठीक है, कम लगा रहे हो भाई तुम लोग। ये तो वो क्वेश्चन है जो क्लास में करा दिए, अब तुम्हें जब जेई में तो सब नया देखने को मिलेगा, फिर क्या? माधव, हर्ष, तुमने कितने लगाए थे बेटा? हम 11-12 क्वेश्चन लगाए थे। वेरी गुड, ठीक है, चलो ओके देन, बाय एवरीवन। बाय। अरे यार